हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है सिटीजनशिप, नागरिकता। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? इसको आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के बीच मिलता है। तो ध्यान रखना है, नागरिकता सिटीजनशिप का जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है। आप हमेशा याद रखें, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों को। किसे प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। अगला प्रश्न है, नागरिकता किस सूची का विषय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघ सूची का। नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। अगला प्रश्न है, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन कौन योग्य हैं? तो ये योग्य है दोस्तों केवल भारतीय नागरिक। अगर संसद का सदस्य होना है या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना है, यानी कि निर्वाचित होना है, तो आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा संसद में कुछ सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ संसद सदस्यों की जो निर्वाचित होके आते हैं, चुन के आते हैं जनता द्वारा। उसके लिए आपको उसका चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 में। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 5 में। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक का जो अनुच्छेद था वो तुरंत लागू हो गया था संविधान के लागू होने के तुरंत बाद, अनुच्छेद 5 से 9 तक। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो आपका समय सीमा तय किया गया है, उसमें यह किया गया है कि आपको 7 वर्ष बिताना होगा। तभी आपको भारत में 7 वर्ष बिताना होगा, तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिल पाएगी। अगला प्रश्न है, नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करता है? ये प्रदान करता है कानूनी रूप। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कानूनी रूप। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तब उसकी नागरिकता जो है वो भारत का नागरिकता नहीं रहेगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये जो शर्त बनाते हैं इसके लिए कौन है? संसद। संसद जो है वो भी नागरिकता से संबंधित जितने भी नियत हैं, नियम है, कानून है, सब वही बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 7 में। इसमें किया गया है अनुच्छेद 7 में। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वे व्यक्ति
जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 8 में किया, आर्टिकल 8 में किया गया है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 से। किससे? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के द्वारा उनको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अप्रवासी भारतीय। क्या कहा जाता है? अप्रवासी भारतीय। किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश द्वारा। आप याद रखेंगे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को। ध्यान रखेंगे, 10 जनवरी 2020 को ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है? ये किया गया है अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। यहाँ से आने वाले अल्पसंख्यकों के संबंध में ये प्रावधान किया गया है भारत का नागरिकता देने का। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो 11 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी? ये अनुच्छेद 9 के तहत ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता अगर ले लेता है, तो भारत की नागरिकता उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी, ये अनुच्छेद 9 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है? और इसका उत्तर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता को अर्जन किया जा सकता है? तो ये कितने प्रकार से किया जा सकता है? 5 प्रकार से। ये 5 प्रकार कौन कौन है? तो जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, क्षेत्र समाविष्ट प्राप्त नागरिकता। ये 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? ये अनुच्छेद 11 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 11 के द्वारा। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में किया गया है? ये किया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? ये किया था 2003 में। कब किया था? 2003 में। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? और इसका उत्तर हो जाएगा प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर। प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर ये दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है,
इसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू के बाद भारत में जन्मा हो, उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन सा अनुच्छेद है जो केवल इंडियंस के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ये केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे मिलेगी भारत की नागरिकता? ये मिलेगी भारतीय मूल का उसको व्यक्ति हो, उसको भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। कितने वर्ष? 7 वर्ष। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे या भारत के जो नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चे हैं, उनको भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? ये वंशानुगत के आधार पर कौन कौन सी शर्तें हैं? इसकी शर्त है कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय हों, तो उनको भारत का नागरिकता वंशानुगत मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? जन्म से ही नागरिक होने की, भारतीय नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में जन्मा हो, इन ऐसे व्यक्तियों को जन्म से ही नागरिकता भारत को मिल जाएगी। इसके तहत और क्या मुख्य बातें हैं? 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले बच्चा जन्मा हो, उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगी वंशानुगत। दूसरी बात है, सॉरी वंशानुगत नहीं, जन्म से। तीसरी बात क्या है? एक नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा कोई एक भारतीय हो, तो इसमें भी आपको जन्म के आधार पर यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? यानी कि भारत में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था है, ये कहाँ से अपनाई गई थी? ये इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसको इसको अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 6 बार कब 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 हुआ है? 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2015 में हुआ है और 2019 में हुआ है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है अनिवासी भारतीय का दर्जा। ठीक है। कौन सा दर्जा दिया जाता है? अनिवासी भारतीय राज्य का दर्जा, जिसको कि एनआरआई भी कहते हैं। अनिवासी भारतीय इसे कहा जाता है ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक दिनों तक विदेशों में रहते हैं, उनको हम लोग अनिवासी भारतीय कहते हैं, तो हम लोग एनआरआई कहते हैं। ध्यान रखें, ध्यान रहेगा 182 दिन से अधिक। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई? ये किया गया था वर्ष 2011 में। तो ध्यान रखना है कि वर्ष 2011 में अधिसूचना जारी करके भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा एनआरआई को दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस फॉर्म में
किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं? ये है फॉर्म 6A। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 6A। ठीक है, ये वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने का ये फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, यानी कि इन व्यक्तियों को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है? वे लोग जो स्वयं अपना या उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। कई ऐसे विदेशों में लोग हैं, जैसे सुनीता विलियम्स, उनको भी भारतीय मूल का माना जाता है। ठीक है, और कई बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम आप सुने होंगे, कि वो आप भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में अपना, जैसे सुंदर पिचाई, ये सब नाम जो है, ये सब चर्चित नाम है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में अपना कार्य कर रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकता है? ये आ सकता है दोस्तों 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की थी? उस समय के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 2019 संशोधन अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये 12 दिसंबर 2019 को प्रदान की थी। ये डेट आप याद रखेंगे, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? किन आदिवासी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होता है संशोधन? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके आदिवासी क्षेत्रों पर ये नागरिकता संशोधन लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं? कौन कौन से शामिल हैं इसमें, जो भी आपको मैंने बताया? इसमें है कार्बी आंगलांग। कार्बी आंगलांग ये कि असम का आदिवासी मूल है, और ये गारो हिल्स, ये मेघालय के आदिवासी मूल हैं, और ये मिजोरम के हैं चकमा, और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। इन आदिवासी क्षेत्रों में ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, और इन पे वो 2019 का संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पे लागू नहीं होता है? तो आपका अभी तो आपको मैंने बताया आदिवासी कौन किन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। उनके अलावा भी कोई क्षेत्र, अन्य क्षेत्र भी हैं जिन पे लागू नहीं होता है। वो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइनर में आने वाले क्षेत्रों पर ये संशोधन लागू नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या क्या है, कौन कौन से राज्य में है। तो इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? ये लागू है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में और नागालैंड में। इन राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है। इन परमिट वाले क्षेत्रों में आपका नागरिकता संशोधन लागू नहीं होता है। इनर लाइन परमिट से क्या तात्पर्य है? तो वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में रहे उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है, उसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जो उस राज्य से बाहर के राज्यों को लोगों को वहाँ रहने के लिए वो डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनर लाइन परमिट। वो एक परमिशन दी जाती है बाहरी राज्य के लोगों को वहाँ रहने के लिए, इसको हम लोग इनर लाइन परमिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य सरकार द्वारा। ये जो इनर लाइन परमिट है वो राज्य सरकार जारी करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है? तो ये है दोस्तों लद्दाख। इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आप लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अधिक से अधिक हमारे क्लास का फ़ायदा उठा सकें और अधिक से अधिक परीक्षा में अपना नंबर ला सकें। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।